हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिफाली गिरधवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज विद क्लियर टेक्स। बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे नए प्रोविजन, बहुत सारी नई रिस्ट्रिक्शन, बहुत कुछ बदल गया है जीएसटी के अंदर। सारी चीज़ें मैं आपके लिए एक बार समराइज करूंगी कि अब रिटर्न फाइल करते हुए आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप कंसल्टेंट हैं तो उन चीज़ों का ध्यान आप खुद रखेंगे। अगर आप डायरेक्टली अपनी रिटर्न फाइल करते हैं एज ए बिजनेस तो आपको ज़्यादा केयर करनी है। यहाँ पे मैं एक चीज़ ज़रूर बता दूँ कि जो लोग अब जीएसटी की कंसल्टिंग कर रहे हैं, रिटर्न फाइलिंग या कंप्लायंस वर्क भी कर रहे हैं, आपका जो रोल है वो बहुत चेंज होने वाला है। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, क्लाइंट से डेटा आता है, क्लाइंट के डेटा को किसी सॉफ्टवेयर में डालते हैं, फिल करते हैं, काम खत्म हो जाता है। लेकिन जो लोग इस तरीके से कंप्लायंस वर्क कर रहे हैं, आई विल से आपका टाइम खत्म होने वाला है। और जो लोग आपसे काम करा रहे हैं उनको भी अब ये चीज़ सोचना पड़ेगा। एक कंप्लायंस का जो अब स्कोप है वो इतना बढ़ गया है जीएसटी के अंदर। मुझे इतने प्रोविजंस का ध्यान रखना है, इतने प्रोविजंस का ध्यान रखना है, एक प्रॉपर चेकलिस्ट के बिना हमारे लिए कंप्लायंस करना बहुत बहुत मुश्किल हो गया है। एंड आई विल से कि डेफिनेटली लोगों को अपने चार्जेस भी इस चीज़ के लिए बढ़ाने पड़ेंगे, बिकॉज नाउ रिटर्न फाइलिंग इज़ नॉट लाइक कि आपने डेटा उठाया, रिटर्न फाइल कर दी, उस रिटर्न के एक जो सबमिट बटन पे क्लिक करने के इतने रिपरकशन बना दिए हैं ना सीबीआईसी ने कि आपको उसको 70 बार रिकनसाइल करके तब रिटर्न फाइल करनी है। कुछ स्टेप्स और एक छोटी सी चेकलिस्ट में आपको दूंगी जो आपको बहुत बहुत हेल्प करेगी रिटर्न फाइलिंग वर्क को अच्छे से करने के लिए। सबसे पहली चीज़, जब आप रिटर्न फाइल कर रहे हो तो कस्टमर से बोलिए। अगर आप उसके पास जाके डेटा कलेक्ट नहीं कर रहे हो तो अपने कस्टमर को ये ज़रूर बोलिए कि जो वो GSTR 1 का डेटा दे रहा है वही GSTR 3B के अंदर डेटा जाएगा। तो GSTR 1 का जो डेटा उन्होंने आपको सेंड किया है उनसे ये चीज़ ज़रूर बोलिए कि भैया आपके पास एक्चुअल इन्वॉइसेस इन चीज़ों के होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने टेंटेटिव बेसिस पे बोल देंगे अच्छा GSTR 1 इतने की कर दो, राइट, या आपने B2C सप्लाई बोल दी अच्छा इतने की फिगर है। यानी कि उनको बोलो कि अब आपको एक प्रैक्टिस ये फॉलो करनी है कि अगले महीने की मैक्सिमम टू द मैक्सिमम 5 तारीख तक अपना उस महीने का अकाउंट फ्रीज कर लेना है। सारी की सारी सेल्स को अच्छी तरह बुक करनी है। अपने अकाउंटेंट्स को बोलना है कि भैया अब ऐसा नहीं चलेगा कि ड्रॉअर खोला, इनवॉइस आए, बिल आए, ड्रॉअर में रखे बंद कर दिए, पता चला 1 साल बाद अरे आईटीसी का बिल रखा रह गया। अब ऐसा नहीं चलेगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप लोगों को बहुत अच्छे से कंप्लायंस करना है। अदरवाइज मुझे कहने में बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा कि आप जीएसटी में बिजनेस नहीं कर पाओगे। विदाउट कंप्लायंस यू विल नॉट बी एबल टू सस्टेन इन टू द बिजनेस। तो एक तो ये प्रैक्टिस बनाई कि 5 तारीख तक सारी सेल क्लोज कर लेनी है अपनी, जितनी मेरी सेल है, ठीक है। आपको क्रेडिट नोट, डेबिट नोट वो आप बाद में बिल्कुल एंटर कर सकते हो, तो ऐसा नहीं कि डेबिट नोट क्रेडिट नोट एंटर नहीं होगा, लेकिन सेल को आप क्लोज कर लो। अब रिपरकशन क्या क्या हो सकते हैं। अब आपने मान लीजिए सेल क्लोज नहीं की, पहली बात ये कि आपकी GSTR 1 और 3 भी अगर मैच नहीं होगी तो लॉ मेकर ने तो लिखा कंसिडरेबल डिफरेंस, बट उन्होंने जब एक ऐसा शब्द इस्तेमाल कर दिया जाता है ना जिसके साथ कोई न्यूमेरिकल बेंचमार्क न दिया गया हो तो वो बहुत सारे कन्फ्यूजन्स को क्रिएट करता है। तो ये सीबीआईसी को भी समझना है, बट ये उनसे ज़्यादा आपको समझना है क्योंकि वो तो नोटिस भेज देंगे, आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो जाएगा, फिर आपको देखना है कि आपको बिजनेस किस तरीके से करना है। तो GSTR 1 और 3 भी मुझे मैच करानी है, और GSTR 3B बिना GSTR 1 के मैच किए और आपके सप्लायर्स की GSTR 1 के मैच किए आप फाइल नहीं से नहीं करोगे, क्योंकि उसके फाइलिंग के फिर अपने रिपरकशंस हैं, राइट। देखो, लेट फाइल नहीं कर सकते क्योंकि लेट फीस है, गलत डेटा के साथ फाइल नहीं कर सकते क्योंकि उसके अपने रिपरकशन है, सस्पेंड हो सकता है आपका रजिस्ट्रेशन, आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है, नोटिस आएगा आपको, राइट। और आपके जो बायर्स हैं उनका इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक किया जा सकता है, इनफैक्ट आपका खुद का इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक किया जा सकता है। तो रिपरकशन बहुत सारे हैं। तो ये तो फर्स्ट स्टेप, 5 तारीख तक सेल क्लोज कर लेनी है उसी सेल्स के बेसिस पे। अगर सब लोग ये फॉलो करेंगे ना, सब 5 तारीख तक सेल क्लोज करेंगे, उसके बेसिस पे GSTR 1 फाइल करेंगे, 90% प्रॉब्लम तो खत्म हो जाएगी जीएसटी से। यहाँ प्रॉब्लम उन लोगों की है जो 6-6, 7-7 महीने तक तो उठा के देखते ही नहीं है कि इनवॉइस कहाँ पड़ा है, बिल कहाँ पड़ा है, किसको क्या काट के दिया है, होश ही नहीं है। तो वो आपको सर करना पड़ेगा। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि कई बार बिजनेस में हम इतने ज़्यादा कंज्यूम्ड हो जाते हैं, हमारे लिए सेल करना इतना मुश्किल होता है कि बाकी किसी चीज़ में हमारा टाइम ही नहीं मिल पाता। बट आई विल अगेन रिपीट, मैं रिपीट कर रही हुई चीज़ कि अब आपको करना पड़ेगा अगर आपको जीएसटी में सस्टेन करना है तो। सेकेंड सजेशन आपके लिए क्या है? सेकेंड सजेशन ये है कि आप अपनी, अगर आप कंसल्टेंट हैं तो रिटर्न फाइलिंग सर्विसेज के साथ में आप जो वेंडर्स हैं, जो क्लाइंट्स हैं, उनको रिमाइंडर्स भेजना और एक रिकन्सिलेशन उनका बनाना मंथली बेसिस पे, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि जिन जिन की 2A के अंदर नहीं ऑटो रिफ्लेक्ट हो रही है। अब आप देखो, एज ए कंसल्टेंट जब आप किसी क्लाइंट का काम ले रहे हो या खुद अगर एक क्लाइंट हो, आपका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑटो रिफ्लेक्ट होना है GSTR 2B के अंदर, उसके अंदर 2 टाइप के आपके सप्लायर्स होंगे। एक तो आपका मंथली सप्लायर होगा, एक आपका क्वार्टरली सप्लायर होगा। मंथली सप्लायर तो जैसे अपनी GSTR 1 फाइल करेगा वैसे ही आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट दिखना शुरू हो जाएगा। देखो यहाँ पे एक अच्छी बात क्या है, जैसे उसने GSTR 1 फाइल की, आपने 3B तो नहीं फाइल की अभी,
पैसे आपको कब देने हैं गवर्नमेंट को? जब आप 3B फाइल कर रहे हो। तो यानी कि 3B फाइल करने की डेट से पहले आपका आईटीसी आपको ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। लेकिन अगर उसने जीएसटी वन में गलती कर दी तो प्रॉब्लम क्या है कि आपका आईटीसी 1 महीना डिले हो सकता है अगर मंथली फाइलर हो, और अगर मंथली फाइलर नहीं है तो उसको आईएफएफ के थ्रू आपको डिटेल फर्निश करनी है। बट उसने अगर आईएफएफ के थ्रू भी गलत डिटेल फर्निश कर दी, फिर आपका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है 1 महीना डिले हो जाएगा। और 1 महीना डिले होने से नुकसान क्या होगा? आपको वो कैश लेजर के थ्रू पे करना पड़ेगा। अब दिक्कत ये है कि जिनका मार्जिन बहुत थिन मार्जिन पे जो लोग काम कर रहे हैं, उन्होंने एक बार कैश लेजर से पे कर दिया तो उनका जो आईटीसी है वो हर बार ही एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि उनका मार्जिन इतना ज़्यादा हो ही ना कि उसको टोटली कंज्यूम करा पाए। तो ये आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो यानी कि सेकंड चीज़ मुझे क्या रखनी है, एक एक सप्लायर पे नज़र रखनी है कि उसने रिटर्न जो फाइल की मेरे इन्वॉइसेस अपलोड कर दिए कि नहीं कर दिए, राइट। तो आपको अपने इन्वॉइसेस को कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। तो जैसे मंथ का कट ऑफ हुआ, आपने देखा कि मेरा इतना 2M के अंदर आ चुका है, 2B के अंदर मेरा इतना क्रेडिट आ चुका है, वैसे ही आपको अपनी सेल्स से उसको मैच करके रख लेना है। 3B आप चेक कभी भी फाइल करो। और जिन लोगों ने आपके इन्वॉइसेस को स्किप किया है उनको हाथ के हाथ रिमाइंडर फाइल करो, रिमाइंडर भेजो उनको, और इंश्योर करो कि एटलीस्ट अगले महीने के रिटर्न में उसको कवर कर लें। ऐसा ना हो कि नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट टू द नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट टू द नेक्स्ट मंथ। यहाँ पे काफ़ी लोग वैसे जो सेलर्स हैं उनके पैसे भी रोक के रखते हैं, टैक्स की अमाउंट उनको पे नहीं करते जब तक कि वो 2A के अंदर या 2B के अंदर रिफ्लेक्ट ना हो जाए। तो ये प्रैक्टिस आप फॉलो कर सकते हो। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि आप छोटे टैक्स पेयर हो, बड़ी कंपनी के साथ डील कर रहे हो, या बड़े टैक्स पेयर हो छोटे छोटे वेंडर्स के साथ डील कर रहे हो। दोनों की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आप डिसीजन मेकिंग हो, अगर आप बड़ी कंपनी हो तो ऑब्वियसली आपके अगेंस्ट जाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। मैंने ये प्रैक्टिकली देखा है कि सिर्फ छोटे वेंडर डिफॉल्ट नहीं करते, बड़ी बड़ी कंपनियां, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है कि एक बार कम्युनिकेशन गैप होता है और एक बार एक चीज़ गलत तरीके से कम्युनिकेट होगी, हर बार रिटर्न वैसे ही फाइल होती है। और जहाँ पे ऑनलाइन काम ज़्यादा है, जैसे मान लीजिए मैं फेडेक्स के साथ किसी कंपनी को, खैर मैं यहाँ पे नेम नहीं करना चाहती, किसी ऐसी कंपनी के साथ मैं काम कर रही हूँ जो ऑनलाइन ज़्यादा सिस्टम है जिनका, तो वहाँ पे ना कोई पर्सन नहीं होता जो एक सिस्टम पे बैठ के काम करो जिसको मैं डायरेक्टली बता सकूँ कि प्रॉब्लम क्या है। कम्युनिकेट करना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये आपको अब डिसीजन मेकिंग में अपनी देखना पड़ेगा कि आपको किन के साथ काम करना है। इक्वेशंस चेंज होंगी, समीकरण चेंज होंगे और बिजनेसेस डेफिनेटली चेंज होंगे। तो सेकंड चीज़ आपको जो करनी है, अपने सारे जो वेंडर्स और सप्लायर्स हैं उनकी रिटर्न पे ध्यान रखना है कि आपका कितना 2B के अंदर आ चुका है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या मैं 2B से ज़्यादा कभी भी क्रेडिट नहीं ले सकती? मैंने एक और वीडियो में भी ये कवर किया है कि अब 2B से ज़्यादा कई बार आपको क्रेडिट लेना पड़ेगा और आप ले भी सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इज आपके पास प्रॉपर राशनेल होना चाहिए कि आपने क्यों लिया। अच्छा, यहाँ पे एक और दिक्कत है कि मान लीजिए मैंने किसी प्रॉपर रीज़न की वजह से क्रेडिट ज़्यादा लिया था। मान लो मेरा 2A का पहले ही क्रेडिट बचा हुआ था, या मेरा 2B के अंदर क्रेडिट जो आ रहा था मैंने रूल सेक्शन 16 के प्रोविज़न की वजह से उसको नहीं लिया था। जैसे मान लीजिए उसने इन्वॉइस इशू किया, उसने इन्वॉइस तो अपने एंटर कर दिया, लेकिन मुझे गुड्स रिसीव नहीं हुए, गुड्स ट्रांजिट में थे, तो मैंने इस बार का क्रेडिट छोड़ दिया। अब अगले महीने जब मैं क्रेडिट लूँगी तो वो उस महीने की 2B से तो मैच नहीं करेगा, तो मेरा तो जेन्युइन रीज़न बनता है एक्सेस क्रेडिट क्लेम करने के लिए 3B के अंदर। नाउ आपने अगर डिपार्टमेंट वालों को ये राइट दे दिया है कि अच्छा कोई अगर इस तरीके से वो कर रहा है, ब्रीच कर रहा है, तो आप उसको उठा के सस्पेंड कर दो उसका रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी हार्डशिप क्रिएट हो जाएगी। मैं सीबीएसई को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इसको प्लीज़ अब थोड़ा उनको इलेबोरेट करो कि किसी का 2B 1 मंथ का ही नहीं, किसी का 2B अगर क्यूमुलेटिव मंथ से मैच नहीं कर रहा है तो उस केस में आप उनको बोलो कि इसको डिफॉल्ट माना जाएगा। आप इस तरीके से मत करो कि हर महीने आप देखोगे कि नहीं एग्जैक्टली 2B वाली फिगर ही आईटीसी के अंदर आनी चाहिए। तो थोड़ा सा मतलब एक सेंसिबल तरीके से उसके जो परमिटेशन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं उनको कवर करके तब आप उस चीज़ को आगे डेलीगेट करो। इस तरीके से पावर देने की वजह से तो उसका बहुत मिसयूज हो सकता है। तो बंदा सीधा आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर देगा। अब आप सारा काम छोड़ के अपना रजिस्ट्रेशन ठीक करवाने के लिए लग जाओ, और वो कैसे होगा? इफ़ द ऑफिसर विल डीम इट फिट, अगर उनको सही लगेगा तो वो एक बहुत रिस्की और ग्रे एरिया हो जाता है। सो अब आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। मंथली मतलब कोशिश करो कि कोई भी गलती आपसे हो ही ना। अच्छा, सीबीआईसी ने जो कल क्लैरिफिकेशन दिया है, उन्होंने बोला है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट मेरा पर्सनल फीलिंग है कि डेफिनेटली पड़ेगा। सेकंड थिंग उन्होंने ये कहा है कि ऐसा नहीं है कि आपको रिटर्न्स एडिट नहीं करने दी जा रही हैं। सर आप एडिट तो करने दे रहे हो, लेकिन उससे पहले ही आपने अगर ऑफिसर को राइट दी दे कि वो रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दे, तो मुझे एडिट करने का टाइम कहाँ मिला? आप उसको 2 महीने 3 महीने 4 महीने कुछ उसको बोलो तो सही कि ये सिचुएशन अगर 4 महीने तक परसिस्टेंट रहती है, और उसको ये भी बोलो कि रजिस्ट्रेशन सस्पेंड करने से पहले ये चेक करो कि साल भर का जो इनका इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो ठीक है या नहीं है, और आप उनको ये अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड भी नहीं दोगे। डेफिनेटली दो कि एक बार बंदा जाके अपनी बात कह तो सके। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल बोलूँगी कि हाँ ये अल्ट्रा वायर्स हो सकता है और इस पर कुछ लिटिगेशन से बेनिफिट आ सकता है, क्योंकि ये बहुत ही मतलब इट इज़ अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, तो वो यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये आपको चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है नए जीएसटी के अंदर।
और अगर आप कंप्लायंस करोगे पूरे अच्छे तरीके से तो डेफिनेटली आपके लिए अच्छा होने वाला है। लेकिन ये चीज़ मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ कि आप सबका काम बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है कंप्लायंस से रिलेटेड। इसी के साथ ये वीडियो में क्लोज कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। अगर आप जीएसटी डिटेल में सीखना चाहते हैं तो फिर आप हमारा कोर्स उसके लिए ज्वाइन कर सकते हैं। हम अपने कोर्स को अपडेट कर रहे हैं, यानी कि जो नए रिटर्न्स हैं 3B के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो सब भी हम उसके अंदर इंकॉर्पोरेट कर रहे हैं डिफरेंट सेशंस के थ्रू, और जो कुछ रिसेंट नोटिफिकेशंस आए हैं उनको भी, साथ ही जो इंपॉर्टेंट केस लॉज अभी तक चल रहे हैं उनको भी हम उसके अंदर कवर करते हैं डिफरेंट सेशंस के थ्रू। तो अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं, स्टूडेंट हैं, आपको बहुत ज़्यादा ऑलरेडी टैक्सेशन की नॉलेज नहीं है, तो हमारे पास एक स्पेसिफिक कोर्स भी है बिगिनर्स के लिए। आप वो वाला कोर्स जीएसटी को ज्वाइन कर सकते हैं।